हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस भी अजय सर में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th के एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन को, जिसका बच्चों नाम है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वाटोरियल लाइन ऑफ अ डायपोल। हमें डायपोल के इक्वाटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और बच्चों, ये जो डेरिवेशन है 2012 से लेकर 2024 तक लगातार पूछा गया है आपके एग्जाम्स में। तो आप समझ सकते हो कि आपके एग्जाम्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट ये होने वाला है। तो समझते हैं कि यहाँ पर क्या क्या हमें दे रखा है और कैसे क्या हमें करना है। तो यहाँ पर सुंदर सा आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा। डायग्राम वैसे आपको क्लियरली मेंशन होगा, हाँ दिख रहा होगा आप लोगों को। पहले डायग्राम के बारे में हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो बच्चों, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी है। ठीक है। जिस पर चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है क्यू है और जो लेंथ है वो 2l है। इलेक्ट्रिक डायपोल के मिड पॉइंट ओ से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है, जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। क्लियर कि नहीं बच्चों? क्लियर होना चाहिए। इसी बात को यहाँ पर बताया हुआ है कि सपोज एन इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी, सपोज करना है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी है जो कि दो चार्जेस से मिलकर बना हुआ है, माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज, हैविंग अ स्मॉल डिस्टेंस, जिसके पास स्मॉल डिस्टेंस 2l है, बिटवीन देम इज सिचुएटेड इन वैक्यूम, और जो कि एक वैक्यूम मीडियम में रखा गया है। ठीक है ना। आगे बच्चों बोला गया है लेट द पॉइंट P इज सिचुएटेड ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ द डायपोल ए बी एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द मिड पॉइंट O, जो कि मिड पॉइंट O से r डिस्टेंस पे प्रेजेंट है। वी हैव टू डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। हमें पॉइंट P पर डिटरमाइन करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू। क्लियर ना? इसी बात को हमने आपको बताया हुआ है। इसके बाद देखिए हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है। पहले हम लोग क्या करेंगे, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि प्लस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो है E1। तो यदि बच्चों हम लोग E1 की वैल्यू निकालें तो क्या निकलेगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। हमें डिस्टेंस कौन चाहिए, पी से लेके पी तक। पी से लेकर बच्चों पी तक डिस्टेंस क्या होगी, तो ओ से लेके बी तक तो एल हो जाएगी। एल कैसे, टोटल लेंथ इलेक्ट्रिक डायपोल की थी 2l, उसका मिड पॉइंट हमने ओ ले लिया, तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा एल और एल। ओ से लेके बी तक डिस्टेंस हो जाएगी एल, और ओ से लेके पी तक की जो डिस्टेंस है वो आर है। और यहाँ पर बनने वाला जो एंगल है वो राइट एंगल है। तो ऐसे केस में राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना, तो इस पर लगा सकते हैं हम लोग पाइथागोरस थ्योरम। और जब पाइथागोरस थ्योरम आप लगा दोगे तो ये जो डिस्टेंस है बीपी की, ये निकल आएगी, है ना। अब पाइथागोरस थ्योरम आपको लगाना आना चाहिए, है ना। तो जैसे पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो निकल के आ जाएगी बीपी की वैल्यू स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो इसी को यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है ना। इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर ना। इसके बाद बच्चों देखते हैं हम लोग E2 की वैल्यू, मतलब माइनस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, जितनी डिस्टेंस B से लेके P तक थी उतनी डिस्टेंस A से लेके P तक है, मतलब स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस बच्चों एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। इंटेंसिटी के फॉर्मूले में स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर हमने कर दिया। डायरेक्शन की बात करें तो हमें ये वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन पता होना चाहिए। डायरेक्शन फाइंड आउट करने का तरीका हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है। क्या तरीका था कि जिस पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है, तो क्या करेंगे, उस पॉइंट पर आप किसी टेक्स्ट चार्ज प्लस क्यू को रख दोगे, और जैसे रखोगे वो जिस भी डायरेक्शन में दौड़ेगा या मूवमेंट करेगा वही डायरेक्शन हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो यहाँ पर मान लीजिए पॉइंट पी पर एक चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, या क्यू नॉट कह दीजिए।
दोनों चलेगा। तो बच्चों देखिए, ये जो प्लस क्यू चार्ज है, इस प्लस क्यू चार्ज को इधर की तरफ भगाएगा, ऊपर की तरफ भगाएगा कि नहीं भगाएगा? तो बिल्कुल भगाएगा। तो डायरेक्शन जो यहाँ पर देखने को मिलेगी वो B2P देखने को मिलेगी, है ना? डायरेक्शन जो यहाँ पर बच्चों देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी B2P। क्लियर? इसी तरह हम लोग E2 की बात करें, E2 डायरेक्शन क्या मिलेगी हमें? तो यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज, इस चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, तो E2 डायरेक्शन हो जाएगी नीचे की तरफ। तो हम लोग कह सकते हैं P2A, P2A, ये हो जाएगी इसकी डायरेक्शन। इतनी बात तो क्लियर हो गई। यहाँ पर आगे बताया गया है द मैग्नीट्यूड E1 एंड E2 आर इक्वल। ये देखा जाए तो E1 और E2 की वैल्यू सेम है, देख सकते हैं आप लोग, है ना? जो मैग्नीट्यूड E1 का है वही E2 का है, बट डायरेक्शंस आर डिफरेंट। लेकिन जो डायरेक्शन दोनों की डिफरेंट है, एक की डायरेक्शन B2P है और दूसरी डायरेक्शन P2A है। एक्सियल पोजीशन जब आप लोगों ने डेरिवेशन किया था तो वो तो आसान था, एक दूसरे से अपोजिट था, तो आप लोगों ने इसको माइनस कर दिया था। सेम हुआ तो ऐड कर दोगे, लेकिन यहाँ मामला कुछ दूसरा ही है। मामला कैसा है? तो मामला यहाँ पर थोड़ा सा क्रिटिकल है। यहाँ पर नॉर्मली ये सॉल्व होने वाला नहीं है। नॉर्मली सॉल्व क्यों नहीं होगा, अभी आपको बताते हैं। चीजें आसान वहां तक होती हैं जहां तक डायरेक्शन हमें अपोजिट या सेम दिखती हैं, लेकिन जहां पर चीजें अलग अलग हो जाती हैं, मतलब डिफरेंट ना अपोजिट होती ना सेम होती हैं, अलग ही अलग डायरेक्शन उनकी होती है, डिफरेंट डायरेक्शन होती है, वहां पर चीजें क्रिटिकल हो जाती हैं। देखिए, वहां पर फिर हमें एक छोटा सा तरीका लगाना होता है, और वो तरीका होता है वेक्टर को स्प्लिट करना, है ना? आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा हुआ होगा कि वेक्टर को हम लोग स्प्लिट कैसे करते हैं। तो जब वेक्टर बच्चों स्प्लिट होता है तो दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला पार्ट होता है कॉस थीटा और दूसरा होता है साइन थीटा। अब कॉस कहाँ लगाते हैं, साइन कहाँ लगाते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास करिए, हम आपको अलग से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई वेक्टर है, हमने मान लिया एक वेक्टर है, और ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर आपका है, मान लीजिए ई है, ई लेकर चले ना, ई मान लीजिए, ठीक है ना? थीटा एंगल पे ये वेक्टर आपका है ई। इसको आपको दो पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है ना? दो पार्ट में डिवाइड कैसे होगा? तो एक हो जाएगा परपेंडिकुलर, एक हो जाएगा हॉरिजेंटली, मतलब एक वर्टिकली डिवीजन होगा और दूसरा हॉरिजेंटली। तो थीटा के पास में हमेशा वेक्टर का कॉस थीटा आ जाता है और दूर बच्चों चला जाता है साइन थीटा, ठीक है ना? तो ई के दो पार्ट हो गए, एक हो गया ई कॉस थीटा, दूसरा बच्चों हो गया ई साइन थीटा। तो सेम इसी तरीके से हम लोग इसको स्प्लिट करेंगे। हमारे पास दो वेक्टर हैं E1 और E2, इसको हम लोग यहाँ पर स्प्लिट करने वाले हैं। समझिए क्या मामला है इसका। अब इसको भी हम लोग स्प्लिट करते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग कलाकारी करेंगे। इस लाइन को थोड़ा सा परपेंडिकुलर एक ड्रॉ कर देंगे, मतलब O से P तक लाइन गई, इसको थोड़ा सा हमने और बढ़ा दिया। चीज बढ़ा दें क्या? चीज बढ़ा, थोड़ा सा टेढ़ी हो रही लाइन बच्चों। ये एक ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है? इस एंगल को हमने थीटा मान लिया, थीटा आपको दिख रहा होगा, ये एंगल आपका थीटा हो गया। यदि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, है ना? और ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी इधर वाला क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो इवेंट की डायरेक्शन ये बीचों बीच ऐसे जा रही है, मतलब ई और ये जो वेक्टर हमने अभी एक लाइन ड्रॉ की है, इसके बीच में ये डायरेक्शन है E1 की, क्योंकि इसकी लाइन पे होगा ना, और ये हमें कुछ ऐसा मिलेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको समझ में आ जाए क्लियरली इस वाले डायग्राम में। तो इधर हो गया E1, तो E1 को हम लोग करेंगे स्प्लिट। तो E1 दो कंपोनेंट में स्प्लिट होगा। पहला बच्चों होगा थीटा के पास और दूसरा हो जाएगा थीटा से दूर। एक चीज बच्चों आप लोग गौर करिएगा, थीटा के पास में कॉस, याद रखिएगा, थीटा के पास में कॉस, जब पास में कॉस हो गया तो दूर में क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, ठीक है ना? साइन हो जाएगा। तो समझिएगा यहाँ पे E1 है, E1 दो पार्ट में डिवाइड होगा, थीटा के पास में बच्चों कॉस हो जाएगा, तो इस डायरेक्शन में हमें मिलेगा, इस डायरेक्शन में मिल जाएगा बच्चों E1 कॉस थीटा, क्योंकि E1 का ये थीटा ये है ना, तो E1 कॉस थीटा इधर हो गया।
और दूर पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है E1 साइन थीटा। दूसरा जो कंपोनेंट हमारा था, या दूसरा जो वेक्टर था E2 था, इधर की तरफ, मतलब ये वाला है। अब ये भी दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक थीटा के पास में, एक थीटा से दूर में। थीटा के पास बच्चों ये आ रहा है, तो E2 cos थीटा इधर हो जाएगा, और इससे दूर, थीटा से दूर, E2 साइन थीटा बच्चों ये दूर हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बस यहाँ पर वेक्टर को स्प्लिट करना ही मेन है। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, बिना उसके हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, अंधी आप कर नहीं सकते हो। तो यहाँ से एक चीज तो समझ में आ रही है कि सर E1 को जो E1 साइन थीटा था, और E2 का जो E2 साइन थीटा कंपोनेंट था, ये एक दूसरे से अपोजिट है और मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। हाँ बच्चों, इनका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। लेकिन E1 cos थीटा, E2 cos थीटा, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। जब सेम डायरेक्शन में है तो इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, और इसी का जो एडिशन होगा वही बच्चों हमको देगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू पॉइंट P पर, क्योंकि दूसरा वाला कंपोनेंट तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को इतनी कहानी जरूर समझ में आई होगी कि किस प्रकार हम लोग कंपोनेंट का डिवीजन करते हैं। ठीक है ना? चलिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग अगले पेज में चलते हैं। इसी में बता रखा है ऑन रिसॉल्विंग E1 एंड E2 इनटू कंपोनेंट, ये टू कंपोनेंट बच्चों, ठीक है। वेक्टर E1 वेक्टर E2 भी आप कह सकते हो, है ना। वहां पर हमने E1 E2 में वेक्टर क्यों लगाया? क्योंकि हमने आगे डायरेक्शन को मेंशन करा दिया है ना, B2P ऐसा करके कुछ किया था ना। हाँ, आगे बच्चों इसमें बोला गया है कि द कंपोनेंट परपेंडिकुलर E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा कैंसिल ईच अदर, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं। लेकिन जो बच्चों कंपोनेंट पैरेलल है, एक ही डायरेक्शन में है, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, ये सेम डायरेक्शन में है, तो इनको हम लोग क्या कर देंगे बच्चों, ऐड कर देंगे। तो कह रहा है द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P इज, बच्चों E इक्वल हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है ना बच्चों? E1 की वैल्यू पीछे हम लोगों ने निकाल रखी है, तो यहाँ पर रख देंगे 1/4πε0 स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर cos थीटा प्लस E2 की जगह पर भी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर 1/4πε0 Q/स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर और cos थीटा। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो दोनों को हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे। देखिए ना, तो इसको लिख सकते हैं 2 × 1/4πε0 Q/, बच्चों यहाँ पर रूट का स्क्वायर है, तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, मतलब काम खत्म हो जाएगा, तो हमको मिलेगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और बगल में चल रहा था cos थीटा। ये सिंगल कैसे हो गया, समझ में आया ना? दोनों को हमने ऐड कर दिया, जैसे x और x को ऐड कर दिया जाता है ना, तो 2x हो जाता है। उसी प्रकार ये भी है, दोनों ऐड हो गए, तो इस प्रकार हमने इसको लिख दिया। अब बच्चों देखिए, यहाँ तो चलिए ठीक है, यहाँ पर काटे पीटे आपको नहीं करना है ना, गलती मत कर देना। cos थीटा की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे बच्चों हम लोग। cos थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो cos थीटा हमको यहाँ से मिल जाएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है हम लोग? यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा होगा, ये वाला दोनों है। फिलहाल हम लोग इसको लेकर चले, है ना। ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है? कौन सा? POP, यहाँ देख लिए, यहाँ पर बगल में देख लेते हैं हम लोग, सुंदर सुंदर इन ट्रायंगल POB, POB, इसमें यदि हम लोग cos थीटा लगाएं, cos थीटा लगाएं, तो cos थीटा इक्वल क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है बच्चों? तो बेस यहाँ पर आपको दिख जाएगा L, और हाइपोटेनस कितना है हमारे पास? ये स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर।
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों, ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिखा हुआ है, थोड़ा सा उधर छिप रहा है, लेकिन आप लोग समझदार है, समझ गए होंगे। ठीक है ना, तो उसी की वैल्यू यहाँ पर कॉस थीटा की यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। तो ई इक्वल हो जाएगा 2, ये 2 को यहाँ से भी हटा दीजिए, उसको हम लोग और जगह कहीं एडजस्ट कर दें। अब सेलेन नोट 2 को यहाँ लिख देंगे और क्यू, और यहाँ पर चल रहा हमारा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बाकी कॉस थीटा की वैल्यू क्या निकाली है, एल अपॉन स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। भाई साहब, अब बच्चों देखिए आगे, यहाँ पर बच्चों हमें पता है कि 2QL हो जाता है P, है ना, P इक्वल होता है ना बच्चों 2QL, यहाँ हो जाएगा 2QL 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा P। अब बच्चों आगे देखिए, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये होल पावर कुछ नहीं है, तुम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि 1 पावर तो होगी होगी, यहाँ पर 1 पावर है, और इस पर जो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है बच्चों, उसकी पावर यहाँ पर रूट है ना, और रूट का मतलब कितना होता है 1/2, तो इनके की पावर ऐड हो जाएगी, मतलब जब 1 में 1/2 को हम लोग ऐड करेंगे, है ना, इसकी पावर हो गई 1, और रूट लगा हुआ तो इसकी पावर हो गई हाफ, तो दोनों जब ऐड करोगे 2 1 से 2, 2 1 3, तो जाएगा 3/2, कह सकते हैं ना बच्चों हम लोग, तो यहाँ पर लिख देंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल पावर 3/2। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बस बच्चों यही होता है इक्वाटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू। लेकिन यदि ये थोड़ा सा और भी कलाकारी आप करना चाहो तो कलाकारी कर सकते हो, और वो कौन सी कलाकारी है, तो बच्चों वो कलाकारी है थोड़ा सा लॉजिक लगाने की, है ना। क्या लॉजिक है, यहाँ पर आप लोगों को बताया जाता है कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है उसकी स्मॉल डिस्टेंस होती है 2L, हमने स्मॉल डिस्टेंस को और छोटा कर दिया, मतलब उसका हाफ कर दिया है। हाफ कितना मिला हमको, मिला L। अब समझ के चलिए कि 2L अपने आप में इतना छोटा है तो L तो और छोटा होगा, तो हम लोग चाहें तो इतनी छोटी वैल्यू हो जाएगी R के कंपेरिजन में, है ना, जो यहाँ पर जो O से P तक जो डिस्टेंस R मिली है हमको, उसके कंपेरिजन में L तो बहुत छोटा हो जाएगा। 2L इतना छोटा था तो O तो और L तो और छोटा हो जाएगा, तो उसको हम लोग हटा भी सकते हैं। तो यदि आप L को हटा दो, क्यों हटा दो, क्योंकि L की वैल्यू बहुत छोटी है R के कंपेरिजन में, है ना, तो हम लोग कह सकते हैं कि E की वैल्यू हमको जो मिलेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन एल स्क्वायर गायब हो जाएगा, तो आर स्क्वायर की पावर हो जाएगी 3/2, 2 से 2 बच्चों कैंसिल हो जाएगा, है ना, 2 से ये 2 भाई साहब कैंसिल हो जाएंगे, तो E इक्वल बच्चों मिलेगा हमको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब, ये होता है इसका फाइनल। यदि आप पेपर में यहाँ तक भी करके आते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो, उसमें टीचर आपके नंबर नहीं काटने वाले। यदि आप यहाँ तक कर दोगे तो बहुत अच्छी बात है। तो हमें मिल गया इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब। बच्चों डेरिवेशन थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, तो आई होप आप लोगों को पूरा डेरिवेशन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और बच्चों यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में।